Good afternoon, students. I continue this class, dear first year HI. This is a paper number 5. Last क्लास में हम लोग ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ स्पीच एंड नॉर्मल स्पीच के कैरेक्टर्स एंड सामान्य वाणी की परिभाषा और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे फंक्शन ऑफ स्पीच, वाणी के कार्य। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वाणी हमारे लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। बिना वाणी के हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते। यह कहें कि संप्रेषण के कार्य बिना वाणी का करना काफी हद तक मुश्किल भरा हो सकता है। वाणी मानव में पाए जाने वाली बहुत ही संप्रेषण की विशेषता है, जैसा कि ध्यान को आकर्षित करना। यदि किसी व्यक्ति का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो वाणी उसका एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का आसानी से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए वाणी बहुत सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम बहुत ही सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। भावनाओं के व्यक्त करने के लिए वाणी के द्वारा हम अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंचा सकते हैं। बोली के द्वारा नियंत्रण करना, बोली के द्वारा नियंत्रण करना, बोली के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के से निवेदन कर सकता है, चुनौती दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाणी के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान। वाणी प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होती है, जैसे किसी राजनेता, अभिनेता, कथावाचक आदि अपने बोलने के ढंग के द्वारा ही याद किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की वाणी उसकी अपनी पहचान होती है। मनोरंजन के लिए वाणी कई बार व्यक्ति के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति कई बार बोली हुई भाषा के द्वारा, जैसे कविता, नाटक, सिनेमा, गाना इत्यादि मौखिक संप्रेषण के ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से मनोरंजन कर सकता है। अब हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 1.2 पैरामीटर ऑफ स्पीच, वाणी के पैमाने। किसी काम को करने का तरीका निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? वाणी के पैरामीटर्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में हमारे मुख्यतः 4 स्टेप्स आते हैं: क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, वॉइस। सेगमेंटल में हमारे 3 चरण आते हैं: आर्टिकुलेशन, वोवेल्स, कंसोनेंट। सुप्रा सेगमेंटल में फ्लुएंसी, इंटोनेशन, फेजिंग, रेट, स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन सेगमेंटल की। अतिभाजित करना। ये ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ सेगमेंटल तक ही सीमित नहीं है, एक से ज्यादा सेगमेंटल और आमतौर से पूरे वाक्य पर लागू होते हैं। इसके अंतर्गत पिच, लाउडनेस, क्वालिटी अर्थात हमारे द्वारा जो भी बोली बोली जाती है, या कह सकते हैं कि जिस भी वाणी का उच्चारण किया जाता है उसमें एक निश्चित उतार चढ़ाव होना चाहिए।
निश्चित अंतराल होना चाहिए। यह वाणी का एक मुख्य गुण है। अब बात करते हैं वॉइस की। वॉइस क्या है? फेफड़ों से दबावपूर्ण आई हुई हवा को हमारे स्वर तंतु के बीच में कंपन से जिस ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है उसे वाणी कहते हैं। वाणी अर्थात वॉइस। वॉइस फेफड़ों के दबाव के द्वारा हमारी ओरल कैविटी से जो एयर निकलती है उसे वॉइस बॉक्स के द्वारा कंपन करके एक मैच्योर स्पीच के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को ही हम वाणी कहते हैं। अब बात करते हैं उतार चढ़ाव, यानी स्वर तंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स में जो कंपन होता है वह जैसे कभी हम बहुत तेज बोलते हैं, बहुत लाउड होता है, या कभी धीमा बोलते हैं तो वो स्ट्रेस कम लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं अंतराल की। मनोवैज्ञानिक रूप से जो तीव्रता सुनते हैं उसे पिच या अंतराल कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के अंतराल आते हैं, हाई पिच, लो पिच। अब हाई पिच किसकी होती है? फीमेल्स की, और मेल्स की लो पिच। अब बात करते हैं वाणी के गुण की। वाणी का गुण ही वाणी की गुणवत्ता को प्रकट करता है। व्यक्ति के द्वारा बोली हुई भाषा वाणी व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी का गुण को प्रदर्शित करता है। उसके बोलने का तरीका, स्ट्रेस, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, एवरीथिंग इज इक्वल। अगर हमारा इनमें से किसी एक स्टेप में भी प्रोसेस में अगर वाणी के उच्चारण में गलती होता है, बोलने की प्रक्रिया में गलती होती, तो हमारी जो वाणी है वो नॉर्मल नहीं होगी। अब बात करते हैं हम सेगमेंटल की, यानी विभाजित। इसके अंतर्गत वाणी छोटे छोटे रूपों में अध्ययन किया जाता है, जैसे आर्टिकुलेशन, उच्चारण। वाणी को, ध्वनि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया में को उच्चारण कहते हैं। अब हमारे कौन कौन से उच्चारण तंत्र हैं? हमारे पास दो उच्चारण तंत्र होते हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव। एक्टिव उच्चारण तंत्र होता है जैसे जिनमें मूवमेंट होता है, जैसे लोअर जा, टंग, लोअर टीथ, सॉफ्ट पैलेट, ये सब हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स वह आर्टिकुलेटर्स हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होता, जो हिलते नहीं है, जैसे हमारा हार्ड पैलेट, अपर जॉ, अपर टीथ, इनमें मूवमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे निष्क्रिय उच्चारण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं वॉवेल्स। स्वर क्या है? स्वर एक सिंपल वे में हम समझना चाहेंगे स्वर क्या है। हमारी जब ओरल कैविटी से जब फेफड़ों के द्वारा जो हवा निकलती है उसमें हमारे वॉइस बॉक्स के द्वारा कोई खास कंपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना अवरोध के जो वॉइस निकले उसे हम वॉवेल्स कहते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें हमारे आर्टिकुलेटर्स को किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा हेल्प की आवश्यकता नहीं है, वो इजीली बिना किसी अवरोध के प्रकट बोले जाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। स्वर तंत्र के कंपन के उपरांत मुख के अंदर उच्चारण तंत्र होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारे जीभ, दांत, हार्ड पैलेट, कठोर तालु, सॉफ्ट पैलेट। इन सब की मदद से जो भी वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं सुप्रासेगमेंटल, यानी कि वाणी के 3 पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको भी डिफाइन किया, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और लास्ट वन सुप्रासेगमेंटल। वाणी का वह गुण जिसके द्वारा किसी भी वाक्य या शब्द को इंटोनेशन, फेज, लय के द्वारा उस वाक्य या शब्दों को महत्व को बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है यह है कि सुप्रासेगमेंटल वह फीचर है जिसके द्वारा हमारे द्वारा बोली गई वाणी का अर्थात मतलब चेंज हो जाता है। जैसे रुको, इधर आओ,
अब यही इसका दूसरा वे भी हो सकता है, रुको इधर आओ, दोनों में कितना अंतर है। अर्थात ये हमारे बोलने की इंटोनेशन पैटर्न्स को ही चेंज कर देता है। दोनों का कहना एक है, मतलब एक है, लेकिन दोनों का वे अलग अलग है। अब बात करते हैं फ्लुएंसी की। वाणी का वह गुण जिसके द्वारा हम अपनी वाणी को एक धारा प्रवाह बोलने की प्रक्रिया में परिवर्तित करते हैं, उसे हम फ्लुएंसी कहते हैं। ये हमारी वाणी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारी वाणी एक लयबद्ध नहीं होगी तो हमारी जो वाणी होगी वो सही नहीं होगी। हमारे द्वारा बोली हुई भाषा, वाणी लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं रिदम। स्वरों के बीच में उतार चढ़ाव को हम रिदम कहते हैं। अप एंड डाउन की प्रोसेस को हम रिदम कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार, इंटोनेशन, इंटोनेशन स्वर शैली, इसके अंतर्गत बदलाव आता है वाक्य में उतार चढ़ाव के कारण, इसे स्वर शैली के नाम से भी जानते हैं। फ्रेजिंग यानी वाक्यांश शैली, शब्दों के छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित करने से उनका अपना एक अर्थ बनता है, उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यों का निर्माण करने के लिए हमें शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को एक साथ पिरोना पड़ता है, तब हम वाक्यांशों का निर्माण करते हैं, जिसे हम फ्रेजिंग कहते हैं। रेट, समय की इकाई में बोले गए अक्षर शब्द को दर कहते हैं। सभी व्यक्तियों में बोली गई गति अलग अलग होती है। गति को मापने के लिए 1 मिनट में बोले गए शब्दों को, अक्षरों को गिनते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस वाणी का वह गुण है जिससे हम अपनी वाणी का पूरा फेज ही चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी शब्द को, किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक जोर, अधिक बल देना। जैसे आप पढ़िए, इसमें हम पढ़िए शब्द पर अधिक जोर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1.3 की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच। इस वाणी उत्पादन तंत्र, वाणी उत्पादन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सहायक अंगों का प्राथमिक कार्य भोजन ग्रहण करना तथा द्वितीय कार्य बोलना होता है। वाणी उत्पादन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमारे वाणी उत्पादन की इस प्रक्रिया में सहायक अंग का प्राथमिक कार्य भोजन को ग्रहण करना तथा द्वितीय कार्य को बोलने और सहयोग करना। इन व्यवस्थित व्यवस्थाओं पर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके पश्चात शब्द खंड शब्द मुंह से निकलता है, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से के संपन्न होने पर पूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। जैसे हमारे वाणी उत्पादन की प्रक्रिया निम्न 5 तंत्रों पर आधारित होती है। पहला तंत्र है श्वसन तंत्र, स्पंदन तंत्र, उच्चारण तंत्र, संवाहन तंत्र और रेगुलेटरी सिस्टम यानी मित्यक तंत्र। अब सबसे पहले बात करते हैं श्वसन तंत्र की। वह प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वातावरण में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और नाक से फेफड़ों में पहुंचती है। श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो वायु को अंदर खींचती है और बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली अंतःश्वसन, दूसरा निःश्वसन। अब बात करते हैं अंतःश्वसन। ये प्रक्रिया इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि वायु नाक के द्वारा ग्रहण की जाती है तथा स्वर तंत्र और स्वर नलिकाओं के द्वारा फेफड़ों तक जाती है। निःश्वसन, निःश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अब जो श्वसन के द्वारा जो हवा अंदर की तरफ लेते हैं उसे बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें नाक और मुंह से बाहर आती है और वाणी उत्पन्न के लिए सांस लेना अनैच्छिक और स्वैच्छिक नियंत्रण के द्वारा होता है। हम सांस खींचते समय अधिक वायु लेते हैं
अपेक्षाकृत सांस छोड़ते समय एवं नाक और मुंह के द्वारा बाहर आती है। ये दोनों ही प्रक्रिया मिलकर एक पूरा श्वसन है। एक निश्चित दर से बाहरी हवा के फेफड़ों में बार बार भरने और निकलने को श्वसनाक्षम कहते हैं। वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 18 बार श्वसन चक्र को पूरा करता है। वाणी की उत्पत्ति तब होती है जब वायु फेफड़े से बाहर की तरफ आती है। वाणी की उत्पत्ति के लिए श्वसन प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। अगर व्यक्ति फेफड़ों के द्वारा हवा अंदर नहीं लेगा तो क्या वो प्रॉपरली बोलेगा? जब हम श्वसन के दौरान हवा को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो जब हम श्वसन को छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में हमारे द्वारा हमारा वॉइस बॉक्स, ओरल कैविटी, आर्टिकुलेटर्स सभी वर्क करते हैं, तभी हम एक शब्द को बोल पाते हैं। श्वसन तंत्र के कार्य। श्वसन तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक कार्य है फेफड़ों का कार्य वातावरण की वायु के श्वसन ग्रहण करना, और दूसरा कार्य है संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में डायफ्राम केवल शुद्ध ऑक्सीजन को ही लेता है। डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होने पर उच्च श्वसन होता है। इस समय फेफड़ों में वायुदाब से कम होता है एवं डायफ्राम की पेशियों में शिथिलन से निःश्वसन की प्रक्रिया होती है। इस समय फेफड़ों में वायुदाब से अधिक होता है। अब दूसरे तंत्र के बारे में हम बात करते हैं, फोनेटरी सिस्टम। फेफड़ों के द्वारा आने वाली वायु स्वर तंत्र के कंपन से हलचल के द्वारा वॉइस बॉक्स में जब हलचल होती है तब वह हलचल शब्दों के रूप में बाहर निकलती, वाणी के रूप में बाहर निकलती है। हमारा फोनेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के द्वारा जो भी हम एयर अंदर लेते हैं उस एयर को हमारे स्वर तंत्र में कंपन के द्वारा जब बाहर निकाली जाती है तो उस प्रक्रिया में हम उसे एक शब्दों और वर्णों के रूप में निकालते हैं, वाणी के रूप में निकालते हैं। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की, स्वर तंत्र की। यह मांसपेशियों एवं कार्टिलेज का बना होता है जो गर्दन में ट्रैकिया के ऊपर स्थित होता है। ट्रैकिया हमारे गर्दन के इस पार्ट में होता है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। इसमें श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। स्वर तंत्र में 6 कार्टिलेज एवं 3 पेयर होते हैं जो निम्न हैं, जैसे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, एरिडनाइटिक कार्टिलेज, क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज और क्यूरिकुरेट कार्टिलेज। इसमें थायराइड कार्टिलेज और क्यूरिकुरेट कार्टिलेज और एपिग्लॉटिक कार्टिलेज होते हैं जो मुख्य हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी की। यह लैरिंग्स के अंतिम भाग में होती है, अर्थात यहां पर। इसमें भी इसके भी 3 भाग होते हैं। नेजोफेरिंक्स जैसा कि नाम से आप जानते हैं, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स मुंह के द्वारा, लैरेंजियोफेरिंक्स लैरिंग्स के द्वारा। यह क्रमशः नसिका गुहिका में से संबंधित होती है। ग्रसनी सामने और लैरिंग्स के द्वारा पीछे ओरोफेरिंक्स से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति के ग्रसनी में के किसी एक भाग में भी अगर किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो व्यक्ति की वाणी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति की वाणी क्या हो जाती है, नेजोफेरिंक्स में प्रॉब्लम है तो व्यक्ति की वॉइस नेजल हो जाएगी, यानी उसकी जो आवाज निकलेगी वो नसिका के द्वारा निकलेगी। ओरोफेरिंक्स, अगर व्यक्ति की आवाज ओरोफेरिंक्स में कोई समस्या हो तो व्यक्ति की आवाज सुनने में अलग लगेगी। अब बात करते हैं स्वर तंत्र की, वॉइस बॉक्स या वॉइस फोल्ड की।
यह एक प्रकार का मसल बोन होता है जिसके अंदर कंपन करने की क्षमता होती है। इसे वाक् तंतु भी कहते हैं। इनमें 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पक्ष भाग और ग्लोटिक। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे तंत्र उच्चारण तंत्र के। उच्चारण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें स्वर तंत्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्चारण अंग की सहायता से अर्थपूर्ण अक्षर या शब्द के रूप में बदल जाती है। विभिन्न उच्चारण अंगों के द्वारा विभिन्न स्थानों से मॉडिफाइड होकर के ध्वनियों का उच्चारण होता है। हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार के उच्चारण अंग होते हैं, सक्रिय उच्चारण अंग, निष्क्रिय उच्चारण अंग। सक्रिय उच्चारण अंग जैसे कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स, जैसा कि नाम से है एक्टिव। एक्टिव मतलब चलन, चलने वाला, जिसमें मूवमेंट हो, जैसे मुखगोहिका कैविटी सक्रिय रूप से कार्य करती है जो ध्वनि की उत्पत्ति में सक्रियता प्रदान करता है, जैसे जीभ, ओठ, निचला जबड़ा, नरम तालु, सॉफ्ट पैलेट। निष्क्रिय उच्चारण या मुखगोहिका के अंतर्गत स्थित होता है, लेकिन आर्टिकुलेशन के दौरान सक्रिय उच्चारण अंग के संपर्क में एक साझेदारी प्रदान करता है ध्वनि की उत्पत्ति में, जैसे कि कठोर तालु, ऊपरी दांत, ऊपरी ओठ, ऊपरी जबड़ा आदि। अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि जब हम किसी वाणी का उच्चारण करते हैं तो हमारे सक्रिय आर्टिकुलेटर्स तो बोलने में, वाणी के उच्चारण में सहायता करते हैं, लेकिन हमारे जो निष्क्रिय उच्चारण अंग है वो भी अति आवश्यक सहायक मदद करते हैं। उच्चारण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग जैसे कि ओठ, यह एक लचीला संरचना है जो कि दांत पर टिका रहता है। यह 2 प्रकार का होता है, ऊपरी और निचला ओठ दांत, यह मुखगोहिका में पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे, रदनक, कृतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब बात करते हैं जिह्वा यानी टंग। यह मांसपेशियों से बनी एक ऐसी संरचना है, यह 2 प्रकार की होती है। मांसपेशियों से बनी ऐसी संरचना है जो हमारे वाणी उच्चारण में सबसे सहायक अंग है। इंट्रेंसिक मसल्स और एक्सट्रेंसिक मसल्स, इसका एक भाग स्वतंत्र और दूसरा मुखगोहिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह से जुड़ा रहता है। कठोर तालु हार्ड पैलेट, यह हड्डियों से बना एक चाप की आकृति संरचना है जो गोलाकार रिंग से कोमल तालु तक फैला रहता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। यह मांसपेशियों से निर्मित संरचना है जो मुखगोहिका में नसिका गुहिका को अलग करती है। यह एक सक्रिय उच्चारण अंग की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं एल्वियोलर रिड्स की। यह ऊपरी जबड़े दांतों में की जोड़ों से शुरू होकर कठोर तालु तक जाते हैं। जैसे हमारे ऊपरी जबड़े में दांत के ऊपर वाले दांत के पीछे लाइनिंग जैसे बनी होती है, उसे हम एल्वियोलर कहते हैं। जबड़ा, यह हड्डियों का मांसपेशियों का बना होता है। इसके 2 भाग होते हैं, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। यूवला, यह अत्यधिक लचीली मांसपेशियों से का बना होता है जो कि कोमल तालु से जुड़ा होता है। नसिका गुहा, कान के अंदर स्थित गुहिका को नसिका गुहिका कहते हैं। नसिका गुहिका के नीचे कठोर तालु है, जबकि यह ऊपर से स्केल बोन का बना होता है। नाक 2 भागों में विभाजित होते हैं। दोनों भागों को विभाजित करने वाले के बीच दीवार को नसिका भित्ति कहते हैं। उच्चारण अंग के द्वितीयक कार्य, अंगों के द्वितीयक कार्य वाणी उत्पादन है जो कि निम्न है। ओष्ठ, लिप्स, द्विओष्ठीय दंत के उच्चारण में सहायता होती है। वे ध्वनि को जो दोनों ओष्ठ में सहायता से बोली जाती है उन्हें द्विओष्ठीय वे व्यंजन या वे ध्वनियां हैं जो ऊपर दांत को नीचे की ओर से होकर उच्चारित होती है, उन्हें दंत उष्ठीय ध्वनि कहते हैं। अर्थात यह भाग
दंत उष्ठीय स्वर या व्यंजन के उच्चारण में सहायक है। दांत, हमारे टीथ, दंत और दंत ओष्ठीय ध्वनि के उच्चारण में सहायता करते हैं। जीभ, जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, क्रमशः दंत तालु और काष्ठ ध्वनि को उच्चारित में सहायता होती है। अब बात करते हैं कठोर तालु की। यह तल्यक एवं मूर्धन्य ध्वनि के उच्चारण में सहायक है। कोमल तालु, अब बात हम करते हैं संवाहन यानी अनुनाद तंत्र की। यह हमारे वाणी उच्चारण का चौथा तंत्र है। स्पंदन व्यवस्था में बोली गई ध्वनि को अधिक तीव्रता और कमजोर प्रवृत्ति की होती है। इस व्यवस्था में स्पंदन व्यवस्था से प्राप्त ध्वनि की तीव्रता बढ़ाई जाती है। आवाज के गुण में भी परिवर्तन होता है। मुख गोयिका के मुख्य 3 अंग होते हैं। मुख गोयिका, संवाहन तंत्र के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। मुख गोयिका, नसिका गोयिका और फेरेंजियल गोयिका। संवाहन तंत्र का प्राथमिक कार्य है मुख गोयिका का कार्य भोज्य पदार्थों को चबाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य है नसिका गोयिका का कार्य तापक्रम को नियंत्रण एवं वायु को शुद्ध करना और नमी रखना। फेरेंजियो गोयिका का कार्य है चबाना, जीभ और दांत की सुरक्षा करना। अब लास्ट वन हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा 5वां तंत्र, नियंत्रण व्यवस्था। शरीर को नियंत्रित करता है यह तंत्र, सामंजस्य स्थापित करता है वाणी के उत्पादन में। इसके अंतर्गत मस्तिष्क मुख्य अवयव है, जिसके विभिन्न भाग कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे मस्तिष्क हमारे एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है, वाणी की उत्पत्ति के लिए संदेश भेजता है, वाणी को समझाने के लिए तथा उसके स्वरूप को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उचित स्थान, विधि एवं ध्वनि उत्पत्ति में मदद करता है। मस्तिष्क के क्षेत्र में समझने के लिए क्षेत्र अलग अलग होते हैं। वर्णिक क्षेत्र और बोलने के लिए ब्रोका एरिया। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया कि वाणी का उत्पादन करने के लिए मुख्यतः हमारे 5 प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। संवाहन तंत्र, श्वसन तंत्र, उच्चारण तंत्र, रेगुलेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और चरित्र। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के क्षेत्र में हमारे 2 भाग होते हैं मेनली। एक वह क्षेत्र जो बोली गई भाषा को समझता है और दूसरा वह भाग जो बोली गई भाषा को उत्तर देने के लिए कारगर होता है, जैसे कार्य करता है। जैसे वर्णिक एरिया जो हमें समझाता है कि हमने क्या सुना, और ब्रोका एरिया वह डिसाइड करता है कि हमें सुनी हुई वाणी का क्या प्रति उत्तर देना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1.4 की, वाणी के द्वितीयक कार्य। शरीर के उच्चारण अंग वाणी को प्रसारित करने में सहायक होते हैं तथा साथ साथ उसका कार्य जीवनदायिनी कार्य होता है। वाणी एक द्वितीयक कार्य है। हमारे शरीर में वाणी की उत्पत्ति के लिए कोई अंग नहीं होता है, बल्कि कई अंग हमारे एक साथ मिलकर वाणी का उत्पादन करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग, जैसे शरीर के अंगों का अलग अलग प्राथमिक कार्य होता है, जैसे कि चबाना, खाना, श्वास लेना। यह वाणी उत्पत्ति पर यह कार्य, वाणी हमारा एक द्वितीयक कार्य है, जबकि खाना, चबाना ये हमारा प्राथमिक कार्य है। वाणी उत्पादन की उपयुक्त विधि अवयव प्रक्रिया इस प्रकार है: श्वसन व्यवस्था, स्पंदन व्यवस्था और संवाहन व्यवस्था, उच्चारण व्यवस्था। अब हम पहली बात करते हैं हमारे कौन कौन से मुख्य अवयव हैं। फेफड़े श्वसन व्यवस्था में, फेफड़े, श्वसन तंत्र, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन नलिका और ट्रैकिया, ये हमारे प्राथमिक श्वसन अंग है। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक कार्य की, श्वसन। इस अंग का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन।
द्वितीयक कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। अब बात करते हैं हम स्पंदन व्यवस्था की। स्वर यंत्र, लैरिंग्स और वोकल फोल्ड्स इसके मुख्य अवयव हैं, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य क्या है? आहार को श्वसन नली में ले जाना, चबाना, भारी वस्तुओं को निगलना, हवा में दबाव बनाए रखना। और हमारा द्वितीय कार्य क्या है? उपचारण प्रवाह आधारित पेशियों में स्पंदन और वायु उत्पादन करना। अब बात करते हैं हम इधर संवहन तंत्र की। इसका मुख्य अवयव क्या है? मुख, नाक और गला। और श्वसन प्रक्रिया क्या है? इसमें प्राथमिक कार्य क्या है इसका? खाना, सांस लेना। द्वितीय कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में परिवर्तन करना और वाणी को एक विधिवत प्रस्तुति देना। उपचारण व्यवस्था। उपचारण व्यवस्था में हमारे मुख्य अंग कौन कौन से हैं? दांत, ओष्ठ, जीवा, तालु, कठोर तालु, कोमल तालु। और इसका प्राथमिक कार्य क्या है हमारा? चबाना, निगलना, चूसना। और हमारा इसका द्वितीय कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना, स्वर, व्यंजन आदि का उच्चारण करना, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करना। यह हमारी एक पहली यूनिट को समाप्त किया जाता है। अगर आपके इस पहले यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे चैनल्स पे इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट काफी अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं अपनी यहाँ की क्लास को अब यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड।